देखिए बच्चों, ये आपका जो है अगला जो है लेसन है। ठीक है, आपको 2 लेसन तक जो है पढ़ा दिया गया है। ये तीसरा लेसन है। ठीक है, वनस्पत जगत या पादप जगत। ठीक है, आपको जब वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर जो है वर्गीकरण में आपको बताया गया था, ठीक है, कि जो है या विटेकर महोदय का वर्गीकरण देखे थे या फिर अरस्तु का। ठीक, वहाँ पर जो है ये इनका वर्गीकरण को डिवाइड किया गया था। अगर हम विटेकर महोदय के वर्गीकरण में देखेंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, उसके बाद जगत फंजाई, ठीक, उसके बाद जगत जो है प्लांटी या पादप जगत। ठीक है, और उसके बाद जो आता था वो जंतु जगत था। ठीक है, तो ये जो है आपका जो तीसरा लेसन है वो पादप जगत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पादप जगत है इसका जो वर्गीकरण है, ठीक है, इसको जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, यहाँ पर पहला है, इसको हम जो है 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा और चौथा जो है जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। हिंदी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको हिंदी में कहते हैं अनावृत्तबीजी, इसको कहते हैं आवृत्तबीजी। ठीक है, यहाँ हम पहले समझ लेते हैं। देखिए थैलोफाइटा का मतलब होता है कि जिसके शरीर थैलस के समान हो। ठीक है, इसमें जो आता है वो होते हैं शैवाल। ठीक, इसमें जो रखे गए हैं वो शैवाल हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है शैवाल रखा गया है। इसमें जो है उनका शरीर थैलस का मतलब होता है सुकाय। ठीक है, क्या होता है? सुकाय यानी सुकाय का मतलब ये है, इसका मतलब ये है सुकाय का कि जिसमें जड़, तना, पत्ती आपस में क्या होते हैं, विभेदित नहीं होते। यानी ऐसे पौधे क्या है जिनमें जड़, तना, पत्तियां डिवाइड नहीं होती, यानी ये क्या है ऊपर से नीचे बराबर एक जैसे रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सुकाय या थैलस। जो थैलस जैसी रचना बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? सुकाय कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो रखे गए हैं, ठीक है, या इसके अंतर्गत जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थैलोफाइटा। ठीक, इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ये इससे अधिक विकसित होते हैं। ये इससे क्या होते हैं? अधिक विकसित होते हैं। थैलोफाइटा में भ्रूण नहीं बनते हैं, इनमें भ्रूण नहीं बनते हैं। ये इससे आगे जाएंगे तो ब्रायोफाइटा आएगा, इनमें भी नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन इनमें भ्रूण क्या है? बनते हैं। ठीक है, भ्रूण बनते हैं। आप ये कह सकते हैं थैलोफाइटा से अधिक विकसित जो होता है क्या होता है? वो ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा से अधिक टेरिडोफाइटा होता है, क्योंकि ये इसमें जड़, तना, पत्तियां क्या है आप स्पष्ट डिवाइड होती हैं। यहाँ पर देखिए संवहन मंडल इसमें भी जो क्या है नहीं पाया था। यहाँ पर जो इनमें संवहन मंडल नहीं पाया था, यहाँ पर भी क्या होता है? जो संवहन मंडल होता है इनका एक गण होता है निटेल्स। क्या है? निटेल्स। जो निटेल्स गण है उसी निटेल्स गण में ही क्या है? संवहन मंडल जो है पाया जाता है। ठीक है, बाकी और में क्या है? नहीं पाया था। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि थैलोफाइटा ये सबसे कम विकसित पादपों में, उसके बाद उससे अधिक विकसित ब्रायोफाइटा, उससे अधिक जो विकसित हुआ टेरिडोफाइटा, और उसके अधिक जो विकसित है अनावृत्तबीजी, और उसके अधिक जो विकसित है क्या हो? आवृत्तबीजी है। तो यहाँ पर अब हम अगली पॉइंट में चलते हैं जो डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अनावृत्तबीजी या जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, अनावृत्तबीजी या जिम्नोस्पर्म का मतलब ये होता है कि जिनके, यानी आप इसे नग्न बीजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नग्न बीजी। ठीक, नग्न बीजी, क्योंकि इनमें जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर नहीं रहते। इनके जो बीज होते हैं वो फल के बाहर, यानी नग्न अवस्था में, मतलब फलों के बाहर इनमें जो बीज होते हैं फल के अंदर नहीं लगे रहते। इसको हम कहते हैं नग्न बीजी कहते हैं। जैसे देवदार होता है, चीड़ होता है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें अब आगे हम चलेंगे। एंजियोस्पर्म है जो है, इसको हम आवृत्तबीजी कहते हैं। आवृत्तबीजी में उन सब पादपों को रखा जाता है, यानी जिनके जो बीज हैं वो फलों के अंदर रहते हैं। जिनके बीज जो फलों के अंदर है उसको हम आवृत्तबीजी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम थैलोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए थैलोफाइटा, इसके अंतर्गत जो रखा गया है वो है शैवाल। ठीक है, वो है शैवाल। ठीक, शैवाल ये पर्णहरिम युक्त, ठीक है, पर्णहरिम युक्त
एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी, एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी, प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक। ठीक है, क्यों हमने यहाँ दो शब्द प्रयोग किया, प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक, क्योंकि आप सुने होंगे नीली हरी शैवाल के बारे में, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। ठीक, ये क्या होता है, ये पूर्व केंद्रकी होता है या प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, आपको जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बाकी जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ जो मिलेगा, एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये ऐसा पादप जगत का है। ठीक है, ये ऐसा पादप जगत का जो है पौधा है, आप कह सकते हैं कि है कि जिसमें या जिसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में रखा जाता है, एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी दोनों में रखा जाता है। ठीक, अब जो है ये जो शैवाल है, इसकी विशेषता होती है कि ये पर्णहरिमुक्त होते हैं, इनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ये जिससे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसके इतिहास को हम जान लेते हैं। देखिए ये जो शैवाल है, शैवाल को हम जो है इसकी जो शाखा, जिसके अंतर विज्ञान की शाखा जिसके अंतर हम अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। इसको अंग्रेजी में इसे एल्गी कहा जाता है, शैवाल को क्या कहते हैं, एल्गी। ठीक, इसलिए हम इसको जो है एल्गोलॉजी भी कहते हैं, एल्गोलॉजी। ठीक, या फिर हम फाइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक, फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान, क्या कहते हैं, शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान। ठीक, शैवाल विज्ञान कहते हैं। तो ये शैवाल की जो है अध्ययन की शाखा होती है, जिसको हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। देखिए जो शैवाल है, ठीक है, शैवाल को पादपों की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए पादप जगत के अंदर इसे हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो शैवाल के बारे में, ठीक है, शैवाल का जो विशद अध्ययन था, शैवाल का विशद अध्ययन, ठीक है, विशद अध्ययन जो है एक जो है विद्वान थे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एफ का नाम था, एफ फिड था। ठीक है, एफ फिड, ठीक है, एफ फिश था। ठीक है, एफ फिश जो थे, एफ फिश, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले शैवालों के बारे में उल्लेख किया था। ठीक है, विशद जो है वो विशद उल्लेख किया था, विशद अध्ययन किया था, जिसके कारण इन्हें जो है शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है, शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक, और दूसरी चीज़ जानिए कि ये तो एफ फिश जो थे ये शैवाल विज्ञान के पिता, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, जो भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता थे, भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता, भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता एम.ओ.पी. आयंगर को कहा जाता है, एम.ओ.पी. आयंगर, ठीक है, आयंगर को कहा जाता है। ये इनके शिष्य थे, एफ फिश के ये शिष्य थे। ठीक है, इन्हीं की देखरेख में इन्होंने क्या किया था, शैवालों पर रिसर्च किया था जाकर के जो है इंग्लैंड में, और इस तरह ये जो एम.ओ.पी. आयंगर हैं, इनको भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, आपको हमने पहले बताया कि शैवालों में क्या है, भ्रूण नहीं बनते हैं, शैवालों में भ्रूण नहीं बनते हैं।
ठीक, ये इसका इतिहास रहा। आप चलते हैं इसके हम विशिष्ट लक्षण की ओर। ठीक है, शैवालों के विशिष्ट लक्षण। ठीक, शैवालों के शैवाल के विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण। ठीक, शैवाल के विशिष्ट लक्षण देखिए, नंबर 1, जो इसका विशिष्ट लक्षण है, यह स्वपोषी होता है। यह स्वपोषी होता है। देखिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन कराते हुए बताया कि इनमें क्या है, पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा, स्वाभाविक है कि क्या करते हैं, ये जो वर्णक होता है ये क्या है, प्रकाश को स्टोर करता है, ट्रैप करता है। प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश की जो सूर्य से प्रकाश मिलता है, ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, प्रकाश ट्रैप करता है। तो उसी ऊर्जा की सहायता से ये क्या करता है कि भोजन को स्वयं बनाता है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषी होता है। इनमें पर्णहरिम पाए जाते हैं। इनमें पर्णहरिम पाए जाते हैं। पर्णहरिम पाए जाते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, ये परजीवी होते हैं। ये परजीवी भी होते हैं। ये परजीवी भी होते हैं। देखिए, एक होता है, एक शैवाल है जिसका नाम है सिफेलोरोस। सिफेलोरोस है। ठीक, सिफेलोरोस वायरसेंस। ये जो सिफेलोरोस वायरसेंस है, ये चाय की पत्तियों पर, चाय की पत्तियों पर परजीवी होता है। परजीवी होता है। चाय की पत्ती पर क्या होता है, परजीवी होता है। जो उनके बीच अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, उन्हीं में जो चाय की पत्तियां नहीं होती हैं, उनके बीच जो अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, उसमें क्या है, ये रहता है और उसी से क्या करता है, अपना भोजन को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्या है, ये परजीवी भी होते हैं। देखिए, यह स्वपोषी भी है और क्या है, परजीवी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये एक कोशिकी से लेकर के, ये एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी होते हैं। बहुकोशिकी होते हैं। बहुकोशिकी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकी, ठीक है, ये एक कोशिकी से लेकर के, ठीक, ये एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी होते हैं। ये दोनों टाइप के होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है, हम चलते हैं, जो शैवाल है। ठीक, इनमें जनन जो है, इनमें जनन तीनों प्रकार का पाया जाता है। तीनों प्रकार का पाया जाता है। देखिए, जनन तो वैसे मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है। जनन वैसे तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है। एक है जो, यहाँ देखिए, एक अलैंगिक है, अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। ठीक है, दूसरा लैंगिक है, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। इसी के अंतर्गत कायिक को भी रखा जाता है, कायिक या वर्धी।
ठीक। तो कहीं कहीं हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं पहला जो है वर्धी जनन, वर्धी जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन। ठीक, अगली पॉइंट चलते हैं हम। ये ताजे जल के, ये ताजे जल में, ताजे जल, ताजे जल में, अलवणीय जल में, नम स्थानों आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। अगली पॉइंट है ये शाखित, अशाखित, शाखित, अशाखित दोनों टाइप के होते हैं। ठीक, जैसे आप देखते हैं अशाखित है, इलोथ्रिक्स क्या है, अशाखित है। क्लेडोफोरा जो है क्या होता है, वो शाखित होता है। ठीक है, उसमें शाखाएं निकली रहती हैं। तो ये जो है, ठीक, ये बीजाणु बनाते हैं, चल बीजाणु, बीजाणु, अचल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, ठीक। ये क्या है, ये इसके पादप जगत के क्या है, ये लक्षण होते हैं, विशिष्ट लक्षण इनके होते हैं। किसके, ये शैवालों के। ठीक है, ये शैवालों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, अब जो है हम आगे चलते हैं, देखेंगे देखिए ये जो शैवाल है, इसकी जो शरीर आकार की होती है। ठीक है, शरीर आकार की, शरीर आकार की, इसमें जैसे हमने अभी पीछे बताया है, ये जो शरीर आकार की इनकी होती है, शरीर आकार की, हमने इससे पीछे बताया आपको। ठीक है, थोड़ा यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करा दें। जैसे हमने कहा कि चल बीजाणु, ये एक कोशिकी के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक कोशिकी, एक कोशिकी शरीर आकार की के अंतर्गत क्या है, ये आते हैं। नंबर एक कोशिकी शैवाल, एक कोशिकी शैवाल, एक कोशिकी शैवाल, एक कोशिकी शैवाल के अंतर्गत पहला जो है वह है चल बीजाणु, चल बीजाणु। ठीक, इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो कसाभी होते हैं। क्या होते हैं, कसाभी होते हैं। जो बीजाणु बनता है उसको हम कसाभी कहते हैं। देखिए बीजाणु, थोड़ा यहाँ आप जान ले बीजाणु कैसे बनता है। ये जो जब कभी आप देखते हैं कि इनके प्रतिकूल परिस्थितियाँ इनको मिलती हैं, जब इनको इनके प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल तो आप बता दें, जैसे ये जो है, ये इलोथ्रिक्स का जो है, ये इलोथ्रिक्स का जो ये पौधा है। ठीक है, ये इलोथ्रिक्स शैवाल है, उसका ये जो है पौधा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है तो इसमें ये जिसमें जो आप देख रहे हैं हरित लवक होता है, ये भाग हरित लवक के हैं। बाकी इसमें क्या होते हैं, ये जो है क्या है, जीवद्रव्य पाए जाते हैं। क्या होते हैं,
जीवद्रव मिलते हैं, जीवद्रव, ठीक है, ये जीवद्रव पाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे ये अगर अनुकूलित वातावरण में है तो अपना ग्रोथ करते रहेंगे, इनमें वृद्धि विकास होता है। लेकिन जब कभी प्रतिकूल अवस्था आती है, जब प्रतिकूल अवस्थाएं इनमें आती हैं, जैसे सूखा, मतलब वहाँ जल की मात्रा, नमी की मात्रा खत्म हो रही थी, ये क्या करते हैं कि ये अपने आप को सुरक्षित करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका जो जीवद्रव्य है ये गाढ़ा हो करके, इसको हम एक भाग को अलग कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये गाढ़ा हो जाता है, ये जीवद्रव्य जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होकर के केंद्र की तरफ एकत्रित हो जाता है। और इस केंद्र की तरफ जो एकत्रित होता है तो ये छोटे छोटे उसमें क्या है, बहुत सारे क्या हैं, ये बीजाणु बन जाते हैं इस तरह। उसमें यानी जो जीवद्रव्य गाढ़ा होकर एकत्रित हुआ रहता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बीजाणु बन जाते हैं और इन बीजाणुओं के चारों तरफ भित्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? भित्ति बन जाती है। उसके बाद जब भित्ति बन जाती है तो ये जो इसका जीवद्रव्य होता है, ठीक है, वो इसमें सुरक्षित रहता है। इस भित्ति के अंदर जैसे ये बन गया, इसको आप बाहर ये टूटेगा, ये बिखर जाएगा, ये बिखर के ऐसे पड़े रहेंगे, ये जहाँ पर है वैसे पड़े रहेंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। जब इसमें कुछ बीजाणु ऐसे आते हैं कि इसमें से जो है क्या है, ये कसाब निकलता है। कुछ बीजाणु ऐसे हैं जिनमें से क्या निकला रहता है, कसाब निकला रहता है। किसी किसी में दोनों सिरे पर कसाब निकलता है, उभय कसाबी कहते हैं। किसी के एक ही सिरे पर कसाब रहता है, ठीक, किसी के एक ही सिरे पर कसाब रहता है, एक कसाबी कहते हैं। किसी किसी में जो है बहुत कई रहते हैं तो उसे हम बहु कसाबी कहते हैं। देखिए, तो ये जो जिनमें ये कसाब पाया जाता है, ये उसी कसाब के सारे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं मूवमेंट नहीं बल्कि लोकोमोशन आप कहिए, क्या करते हैं, लोकोमोशन, ठीक है, ये गमन करते हैं। तो ये ऐसे में या फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी कसाब के सारे क्या करते हैं, ये गमन करके जाते हैं, ठीक है, ये गति करते हैं इसी के सारे। तो इसको हम क्या कहेंगे, चल बीजाणु, क्योंकि ये बीजाणु तो ही है, तो इसी के सारे कसाब के सारे क्या करते हैं, ये जो है गति करते हैं। इसको हम कहते हैं चल बीजाणु। क्या कहते हैं? चल बीजाणु। और जिन बीजाणुओं में कसाब नहीं पाया जाता उसको हम कहते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, ठीक है, क्या कहते हैं, अचल बीजाणु। ये इस तरह इसमें बीजाणु का निर्माण होता है और इस तरह जिसमें संरचनाएं पाई जाएंगी, कसाब पाया जाएगा, उसको हम चल बीजाणु कहेंगे। और जो जिसमें नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, अचल बीजाणु कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये एक कोश की जो शैवाल हैं उसमें ये जो है इनके प्रकार में देख लीजिए, ये पहला आता है कोश की शैवालों में चल बीजाणु, ठीक। ये स्पष्ट हो गया कि ये चल बीजाणु कौन है, ठीक है। ये जो मोटाइल जो आप कह सकते हैं बायोजूस्पोर इसे कहा जाता है, बायोजूस्पोर, ठीक। देखिए उसके बाद दूसरा जो आता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, ठीक, हमने इसके बारे में भी बताया कि अचल बीजाणु क्या होते हैं, ठीक है। ये एक जगह स्थिर रहते हैं, यानी इनमें कोई जो है गति नहीं होती है, बल्कि क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है कसाब नहीं पाए जाते। जब कसाब नहीं पाए जाते जिसके कारण क्या है, इसमें कोई जो है गति नहीं होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अचल बीजाणु। ये जो है एक कोश की शैवालों की, ठीक है, जो शरीर आकार की उसमें आप देख रहे हैं। अब जो है हम आगे चलते हैं, दूसरा आता है बहुकोश की, बहुकोश की शैवाल। कौन सा आता है? बहुकोशिकीय शैवाल। बहुकोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल। बहुकोशिकीय शैवाल में आप समझिए जिसमें जो एक से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। जो एक से अधिक कोशिकाओं की, जो दो से अधिक कोशिकाओं की बनी होती हैं, अधिक कोशिकाओं की बनी होती हैं, की बनी होती हैं, बनी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय शैवाल। उसे बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं, बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं, शैवाल कहते हैं, ठीक।
देखिए अब जो है इसमें है, इसमें दो है। पहला तो है कि ये जो नंबर एक मंडल, ठीक है, मंडल या कॉलोनी जिसे कहते हैं, या इसको मंडली कहते हैं, ठीक है, इसको हम मंडली कॉलोनी, ठीक, जो कॉलोनी इनकी होती है। इसमें क्या होता है कि जो बहुकोशिकी होते हैं शैवाल, ये समूहों में, ये विभाजित होने की कोशिकाएं क्या है, समूहों में रहते हैं। तो ये दोनों टाइप के होते हैं, ठीक, जो समूह में रहते हैं। कुछ का माप पाकत निश्चित होती है, कुछ जो है अनिश्चित होती है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये जो मंडल में समूह जो है क्या है, ये समूह में रहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का जो ये समूह रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी या मंडली कहते हैं, ठीक है। ये समूह में जो रहते हैं उसको हम मंडली कहते हैं। ये बहुकोशिकी के अंतर्गत आते हैं जो मंडली, ठीक है। उसके बाद एक होता है इस मंडली के अंतर्गत जो है, अब देखिए एक होती है प्रोस्था पामेलाइड, ठीक है, पामेलाइड प्रोस्था, प्रावस्था। इसमें क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं बनती हैं, इन कोशिकाओं के चारों तरफ एक जो है लसलसा पदार्थ होता है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं। एक पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं हम, म्यूसिलेज कहते हैं, म्यूसिलेज कहते हैं। ये उसी में क्या है, ये जो है पड़े रहते, दबे रहते, कोशिकाएं उसी म्यूसिलेज पदार्थ में दबी रहती हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं पामेलाइड, क्या कहते हैं, पामेलाइड प्रावस्था कहते हैं, पामेलाइड प्रावस्था, पामेलाइड प्रावस्था कहते हैं, पामेलाइड प्रावस्था कहते हैं, ठीक। इसमें जो संख्या होती है वो नियत रहती है, ठीक है। दूसरा होता है एक कोकायड आता है, ठीक है, कोकायड या गुलाब मंडल, ठीक है। जैसे हमने अभी कॉलोनी या मंडल की बात किया, ठीक है, उसमें एक आता है गुलाब मंडल। उसमें क्या होता है कि जो कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं के समूह में, ठीक, वो जो म्यूसिलेज पदार्थ वहाँ देखे थे उसमें दबा था। इसमें क्या होता है कि ये जो एक भाग क्षैतिज की तरफ चलता है, यानी ये जो भाग है ये क्षैतिज तरफ, और इसमें से एक भाग ऊर्ध्व की तरफ चला जाता है, ऊर्ध्वाकार निकल जाता है, जिससे ये क्या है, जैसे पौधे नहीं अंकुरितों के शाखाएं निकलती ऊपर की तरफ, वैसे बन जाता है, ठीक है। ये जो है कोकायड होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोकायड कहते हैं। तो पामेलाइड, ठीक है, और ये कोकायड, तो ये जो है, और बहुत सारे हैं इसमें जो बहुकोशिकीय शैवाल है, ठीक है, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन शैवालों में समूहन होता है, ठीक है, समूहन यानी एग्रीगेशन, जो समूहों में रहते हैं। तो ये बहुकोशिकीय शैवालों की स्टेज होती है, ठीक है, या बहुकोशिकीय शैवालों की अवस्थाएं हैं जो विभिन्न प्रकार से पाई जाती है, जिसमें ये क्या करते हैं, ये रहते हैं, ठीक। अब जो है आता है आपका जो इनमें जनन की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। इनमें जो शैवालों में जनन, शैवालों में जनन, शैवालों में जनन, देखिए इसमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। नंबर एक कायिक या वर्धी जनन, कायिक या वर्धी जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तीसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। देखिए वर्धी को कहते हैं हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम लिंक करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, कायिक में जैसे कोई भी भाग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक, ये जो है यूलोथ्रिक्स है, ठीक, ये यूलोथ्रिक्स है, तो इसका अगर एक खंड ये टूट करके अलग, ये खंड टूट करके अलग हो जाता है और यही खंड क्या करता है, एक नए जो है क्या है, एक नए जो है यूलोथ्रिक्स या एक नए शैवाल का, ठीक है, एक नए यूलोथ्रिक्स शैवाल का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कायिक या वर्धी जनन। जैसे आप नहीं देखे होंगे कि जो गन्ना वन्ना हम लोग क्या करते हैं, वो उसको जो है काट करके उसके स्टेम को लगाते हैं, वह क्या है, वह वर्धी जनन ही है। क्या है वो, वर्धी जनन है। ठीक, उसके किसी भाग को खंड को किसी खंडों में अलग करके क्या करते हैं, उसको अलग अलग करके जो है हम क्या करते हैं, उसकी बुआई करते हैं, उसको जो है लगाते हैं, तो वह क्या है, वह वर्धी जनन का ही प्रकार होता है। ठीक, वैसे इसमें क्या होता है कि ये इनके खंड क्या होते हैं, जब टूट के अलग होते हैं, चाहे ये खंड टूट कर हो जाएगा, ये भी टूट करके, ये भी जो भी टूट करके अलग होता है, इनसे जब एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक या वर्धी, ठीक है, या दैहिक, इसको दैहिक भी कहते हैं। अब आता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अब जो आता है वह है अलैंगिक जनन। देखिए ये जो अलैंगिक जनन है, ठीक, कायिक हो गया, ठीक, अब हम चलते हैं जो है अलैंगिक जनन पर। ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में, ठीक है, हमने आपको पीछे जब हमने बीजाणु के बारे में बता रहे थे हम, तभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जैसे अभी यही हमने अभी पीछे एक एग्जाम्पल जो बनाया था, ठीक, ये चीज़ें जो हमने अभी आपको एक यूलोथ्रिक्स के शैवाल का जो है एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक, ये जो है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमने कहा कि अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया चलती है, इसमें ये तब चलती है जब इनके सामने विषम परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि कोई भी जीव मरने से पहले, ठीक है, अपने को एक प्रकार से कहीं अमर कर जाता है, एक प्रकार से अपने आप को क्या करता है, अमर कर लेता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वह अपने संतान के रूप में अपनी पीढ़ी छोड़ जाता है। अगर हम अपने स्तर पे देखें या जो ह्यूमन है, ठीक है, किसी भी संघों में जा करके देखें, तो वह मरने से पहले अपने जैसे जीव उत्पन्न करके ही क्या करता है, वो नष्ट होता है। तो इसलिए एक प्रकार से क्या है, वह अपने आप को अमृत ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसी की पीढ़ियाँ तो वंशज तो चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये अपने आप को सुरक्षित करते हैं, ये विषम परिस्थितियों से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इसके कोशिका के अंदर का जो जीवद्रव्य होता है वो क्या होता है, ये गाढ़ा हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाता है, ये गाढ़ा होकर के कहाँ, केंद्र की तरफ एकत्रित, बीच में क्या होता है, एकत्रित होने लगता है। और इसमें से बहुत छोटे छोटे क्या है, ये टुकड़े के रूप में आप दिखाई देगा कि ये छोटे छोटे भाग इसमें क्या होंगे, बनने लगेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, इससे क्या होगा, इनमें बहुत छोटे छोटे जो है क्या है, ये भाग बनने लगेंगे और इनके चारों तरफ क्या है, भित्तियाँ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, इनके चारों तरफ क्या है, पतली भित्ति बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये इसी भित्ति में क्या है, इनके जो जीवद्रव्य होता है, जो भाग है वह सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जीवद्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवद्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। और जीवद्रव्य नहीं है तो क्या है, जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव क्या है, नहीं है। आप ये देखे होंगे कि जो वायरस होता है, ठीक, जो वायरस है इसको क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव की बीच का कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव की बीच क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं।
निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वायरस होता है इसके पास अपना क्या है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, जिसमें डीएनए या आरएनए दोनों की कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, ये अनुवांशिक पदार्थ कोई भी हो सकता है। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ इसे कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ। ये इनमें पाया जाता है, वायरसों में पाया जाता है, लेकिन इसके पास अपना जीवद्रव्य नहीं होता है। इसके पास क्या होता है, अपना जीवद्रव्य नहीं होता है। इसलिए अगर ये यहाँ पर पड़ा रहे या मिट्टी में कहीं पर भी पड़ा है तो वह वैसे पड़ा रहेगा, आपको कुछ नहीं इफेक्टिव करेगा। लेकिन जब वह व्यक्तियों के संपर्क में आता है, ठीक, उसके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। तो जब वह क्या करेगा, जब प्रवेश करेगा तो वह क्या करता है, वहाँ अंदर कोशिकाओं में जाकर जब शरीर प्रवेश करता है तो उसको क्या मिल जाता है, जीवद्रव्य मिल जाता है। वहाँ पर क्या है, वह जो है जीवद्रव्य को प्राप्त करता है, और जब जीवद्रव्य को प्राप्त कर लेता है तो ऑलरेडी इसके पास क्या है, इसके पास अनुवांशिक पदार्थ है, तो यह क्या है, सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि ये जीवद्रव्य के रूप में क्या है, ये जो बीजाणु होते हैं इनमें क्या है, ये सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक भी पाया जाता है, मतलब केंद्रक भी डिवाइड होता है। ठीक है, केंद्रक भी डिवाइड होकर क्या है, इसमें रहता है। तो इस तरह क्या है, ये अब ये बिखर जाएगा तो ये जो है जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे बिखरे रहेंगे, वहाँ पर ऐसे बिखरे रहेंगे। जैसे ही इनको क्या मिलता है, अनुकूल वातावरण, नमी या जल, ठीक है, जब पाएंगे, आप सीधा कहिए कि जब इनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो ये क्या करते हैं, ये अंकुरित होकर के एक नए जो है पौधे यानी एक नए शैवाल को क्या कर देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें भी कई प्रकार का होता है, हमने पीछे बताया है, चल बीजाणुओं द्वारा, नंबर 2 अचल बीजाणु द्वारा, ये दोनों आपको बताया गया। ठीक, हमने बताया कि मतलब इसमें कसाब, इसमें चल बीजाणु में क्या है, कसाब पाए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये गमन करके एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तो इसको हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु, जिनमें कसाब पाया जाता है। ठीक है, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है उसे हम चल बीजाणु। अचल बीजाणु जिसमें कसाब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम, या पश्माव जिसमें नहीं पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, अचल बीजाणु। ठीक है, ये 2 टाइप हैं। इसके बाद तीसरा है सुप्त बीजाणु द्वारा। यहाँ पर देखिए, ये जो सुप्त बीजाणु है इसमें भी यही है कि देखो जो जीवद्रव्य होता है, ठीक है, जब ये छोटे छोटे भागों में जीवद्रव्य डिवाइड हो जाता है तो इनके चारों तरफ जो जीवद्रव्य है, इन जीवद्रव्यों के चारों तरफ क्या करता है, एक जो है जो सुप्त बीजाणु होते हैं, एक मोटी भित्ति बन जाती है। इनमें पतली भित्ति, ये जो बीजाणु आप देख रहे हैं यहाँ पर पतली भित्ति पाई जाती थी, यहाँ पर क्या होती है कि एक मोटी भित्ति मिलती है। क्या मिलती है, मोटी भित्ति पाई जाती है। इसके जो इसकी भित्ति है, इस भित्ति के जो है बीच में एक मोटी भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये सुरक्षित जो उसका केंद्रीय पदार्थ आप कह सकते हैं, जो जीवद्रव्य है, ठीक है, क्या है इसमें, ये सुरक्षित रहता है। तो अगर इनके चारों तरफ जब क्या है, एक मोटी जो है भित्ति पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुप्त बीजाणु। क्योंकि ये मोटी भित्ति की वजह से ये इनकी तुलना में क्या होते हैं, अधिक सुरक्षित रहते हैं, और इनमें ऑलरेडी कसाब है नहीं, तो ये जहाँ पर है वैसे क्या है, निश्चित क्या होते हैं, ये मतलब ये जैसे जहाँ पर क्या होते हैं वहीं पर ये पड़े रहते हैं। ये जहाँ पर रहेंगे वैसे वहीं पड़े रहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्त बीजाणु कहते हैं। इनमें भित्तियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, जो सुप्त बीजाणु होता है। उसके बाद चौथा है एकाइनीट द्वारा। एक होता है एकाइनीट, ठीक है, एकाइनीट। इसमें क्या होता है कि बीजाणु जो होता है, जो बीजाणु है, ठीक, उस बीजाणु के चारों तरफ एक मजबूत, ठीक है, काइनीट की, ठीक है, एक मजबूत भित्ति बन जाती है। काइनीट की क्या होती है, एक मजबूत भित्ति बन जाती है। यहाँ पर एक मोटी और मजबूत, यानी जो सुप्त बीजाणु है इसकी तुलना में भी ज़्यादा मजबूत भित्ति बनती है। ठीक, एक कठोर, ठीक है, इसकी चारों तरफ एक कठोर मजबूत भित्ति बन जाती है, जिसको हम एकाइनीट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे तब, एकाइनीट कहते हैं। ठीक, तो ये जो है क्या है, ये एकाइनीट के रूप में भी पाए रहते हैं। ठीक है, जैसे अनुकूल वातावरण इनके रिगार्डिंग मिलेगा या इनके अनुकूल वातावरण होगा, ये क्या करते हैं, ये जो है जल को अवशोषित करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो है
ये फटेगी, और फटेगा तो जो इसका जो यूट्रो वाला भाग है कहीं से, वह जो है ये बीच में कहीं से फटती है, तो यहाँ से क्या होता है, एक अंकुरित तो हो करके क्या निकल जाता है, ये जो है एक नए पौधे को जन्म दे देती है। तो इस तरह ये क्या है, ये शैवालों में क्या है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, चलती है। चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा, सुप्त बीजाणुओं द्वारा, एकाइनीड द्वारा, ठीक है, एकाइनीड द्वारा, ठीक है। ये जो है क्या है, बहुत सारे हैं, ऑटोस्पोर, ठीक है, ऑटोस्पोर द्वारा। तो ये इसमें कई प्रकार के, शिष्ट द्वारा, ऑटोस्पोर द्वारा, ये क्या है, ये अलैंगिक जनन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इस तरह की संरचनाएं बनती हैं जो क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार में ही आती हैं, ठीक है। अब जो हम चलेंगे, जो आपका जनन का तीसरा प्रकार है वह है लैंगिक जनन। जो तीसरा है वह है लैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन, ठीक है। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसमें लैंगिक में क्या होगा, आप समझते हैं कि देखिए इसमें कोई विशेष ऑर्गन्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई जनन के लिए विशेष ऑर्गन्स, लैंगिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जिसके आधार पर इनको हम डिवाइड करें कि हाँ ये जो है इसमें लैंगिक जनन चलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक गमन करके क्या करता है, दूसरे के पास जाता है और उससे फ्यूज कर जाता है। एक बीजाणु गमन करके दूसरे बीजाणु के पास जाएगा और उससे क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। और ये जो होते हैं, ये जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, यन होते हैं, यन होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं, ठीक, जाइगोट बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि इनमें क्या भ्रूण नहीं बनता है, ये इसमें भ्रूण नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के जनन क्या कहते हैं, हम लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसका जो प्रकार होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है समयुग्मकी, 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 समयुग्मकी लैंगिक जनन, ठीक है, समयुग्मकी लैंगिक जनन या समयुग्मी आप कह लीजिए इसको सीधा। दूसरा है असमयुग्मकी, असमयुग्मकी। तीसरा है विषमयुग्मकी, तीसरा जो है वो है विषमयुग्मकी, ठीक है। अब देखिए जो समयुग्मकी है, यहाँ पर हम देखेंगे, इसके बना लीजिए, ये जो युग्मक है, ठीक है, ये जो युग्मक होते हैं, ये जो युग्मक है ये हैप्लॉइड है, एक प्रकार ये क्या है, ये युग्मक है, हैप्लॉइड है, नर और मादा, ठीक है, नर और मादा। ये तो ये पश्माभ है, ये आकृत संरचना माप में क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं। ये आकृत संरचना माप में एकदम एक प्रकार से समान होते हैं, ठीक। तो इस तरह जब ये आकृत माप संरचना परिमाण में समान है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। तो इस तरह ये क्या होते हैं, ये यन, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यन यही होता है, यन होता है, ये मिलकर क्या बन जाते हैं, 2n बना लेते हैं, ठीक है। और यही 2n क्या होगा, ये आप करते हैं जाइगोट, इसका जब इसी जाइगोट से क्या बन जाता है, सीधे क्या बनता है, ये नए शैवाल का निर्माण होता है। तो ये समयुग्मकी होते हैं। इसी तरह जो दूसरा होता है असमयुग्मकी, ठीक है, दूसरा जो होता है असमयुग्मकी, इसमें जो असमयुग्मकी है ये भी यन होते हैं। इसमें इनकी जो आंतरिक संरचना होती है वो समान होती है। इनकी जो आंतरिक संरचना, वो आकृत जो संरचनाएं हैं, जो इनकी आंतरिक संरचना है, इनका जो आंतरिक भाग होता है, क्या होता है, वो समान, देखने में भी समान होते हैं। लेकिन ये जो इसका एक भाग जो मादा वाला है क्या होगा, ये छोटा होता है। क्या होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, असमयुग्मकी कहते हैं। ये दोनों n मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 2n बन जाता है। इसको हम असमयुग्मकी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है इसको हम विषमयुग्मकी कहते हैं।
उगैमस जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्म की। इसमें एक जो है ये जो गोला सा है, ठीक है, जो मादा भाग है ये एक गोलाकार होता है, ठीक, और जो है क्या होता है, ये अचल होता है। लेकिन जो दूसरा है, ये जो दूसरा होता है ये द्विकशाभी होता है, ठीक, इसके दोनों सिरे पे कसाब होते हैं, ये छोटा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी एन होता है और ये भी एन होता है। ये अब इसमें क्या है, आप देखेंगे ये देखने में ही क्या है, इससे एक दूसरे से भिन्न है। ये बड़ा है, ये गोलाकार है, ये कुछ लंबवत है, और ये क्या है, इससे काफ़ी छोटा है, इसके दोनों सिरे पे कसाब है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। इन दोनों के मिलने से एन है, ये भी 2n हो जाता है जाइगोट, जिससे एक नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, लैंगिक जनन में ये तीनों प्रकार के मिलते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी, ठीक है। इस तरह जो है ये पार्ट आपका जो है खत्म हुआ। अब जो है नेक्स्ट पार्ट अगले दिन पढ़ाया जाएगा।